तो हमारा टॉपिक है स्पाइरल ट्यूमर। नाम से ही समझ आ रहा है कि ट्यूमर्स कहाँ हो रहे हैं, स्पाइन में हो रहे हैं। पहली चीज तो आप ये क्लियर रखो कि ट्यूमर चाहे स्पाइन में हो या ब्रेन में, वो जनरली एक दूसरे से कनेक्टेड ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पता है सी है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड है। सीएसएफ वहीं से आ रहा है, मेनिंजेस पूरे में फ्लो कर रही है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो भी ब्रेन से ही ट्रेवल कर रही है। यानी जो इनके ट्यूमर्स होते हैं ना, वो जनरली एक दूसरे से इंटरलिंक्ड ही रहते हैं। हाँ, वो बात अलग होती है कि कुछ ट्यूमर्स ब्रेन में बनते हैं फिर वो स्पाइनल कॉर्ड में आके चले जाते हैं। कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं वो ब्रेन में चले जाते हैं। कुछ ट्यूमर्स ऐसे में जो ना ब्रेन में बन रहे हैं, ना स्पाइनल में, ना आपके स्पाइनल कॉर्ड में बन, ना आपके स्पाइनल में बन रहे हैं। तो बोले कहां बन रहे हैं? बोले और कहीं बन रहे हैं, वहां से फिर स्पाइनल कॉर्ड में आ गए तो उन्हें भी फिर स्पाइनल ट्यूमर्स बोला जाता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है स्पाइनल ट्यूमर्स। हम ब्रेन ट्यूमर्स या इनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। तो आज जितने ट्यूमर्स स्पाइन को अफेक्ट करते हैं, अब भले वो ट्यूमर ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हम सिर्फ आज वो पढ़ेंगे जो ट्यूमर पर्टिकुलरली स्पाइन को अफेक्ट कर रहा है, हम वो सारे ट्यूमर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्पाइनल ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर की डेफिनेशन हमें पता होती है, इज एन एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू विद इन और सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। ये बहुत बड़ी लाइन है। क्या बोल रहे हैं? कि वो ट्यूमर जो स्पाइनल कॉर्ड को भी, या तो ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड में ही हो जाए या उसके सराउंडिंग्स में हो जाए। अब सराउंडिंग में बच्चा क्या? बोले दो ही चीजें बची है सर के, एक तो ये तो या सीएसएफ अफेक्ट हो सकता है, या सबसे बड़ी चीज मेनिंजेस जो उसको प्रोटेक्ट करके चल रही है। अगर ये मेनिंजेस में भी हो गया तो भी वो ट्यूमर क्या स्पाइनल कॉर्ड में इजीली पहुंच जाएगा। तो वो स्पाइनल ट्यूमर एक ओवरऑल को बोलते हैं कि या तो विद इन स्पाइनल कॉर्ड में हो या उसके सराउंडिंग में भी हो जाए तो उसको पूरा स्पाइनल ट्यूमर बोलते हैं। क्योंकि अभी आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स देखेंगे तब हम उसमें समझेंगे कि एक दो ही ट्यूमर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बनते हैं, कुछ मेनिंजेस में बन जाते हैं, कुछ सीएसएफ में बन जाते हैं, कुछ ऐसे ट्यूमर जो बाहर से आ जाते हैं। ठीक है, अब ट्यूमर की हमें डेफिनेशन पता है कि हर कोई भी ट्यूमर हो दो टाइप का होता है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। क्या डिफरेंस होता है बिनाइन और मैलिग्नेंट में? बोले बिनाइन वो ट्यूमर होते हैं जो फैलते नहीं है। फिर मैलिग्नेंट कौन से ट्यूमर होते हैं? मैलिग्नेंट वो ट्यूमर होते हैं जो स्प्रेड हो जाते हैं। अब तो हमें बिनाइन में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि अच्छा कि बिनाइन ट्यूमर्स वो ट्यूमर्स हैं अगर वो स्पाइनल कोर्ड के किसी भी पार्ट में हुए तो वो वहीं रहेंगे, वो दूसरे पार्ट को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो फिर मैलिग्नेंट वाले बोले मैलिग्नेंट वाले अगर कहीं स्पाइनल कॉर्ड के कोई भी पार्ट में हुए तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड खराब कर देंगे, इवन ब्रेन तक पहुंच जाएंगे। सब जगह उसके आसपास कोई भी स्ट्रक्चर हो वो सारे स्ट्रक्चर्स को अपने अंदर कोप अप कर लेंगे। तो वो कौन से होते हैं? होते हैं मैलिग्नेंट वाले जो स्प्रेड करते हैं, बिनाइन वाले स्प्रेड नहीं करते। अब इन दोनों में क्या ये तो डिफरेंस है, लेकिन अगर ऑन द बेस ऑफ ट्रीटमेंट भी देखोगी तो हम भी समझते हैं कि बिनाइन वाला हमें पता है कि लोकलाइज्ड ट्यूमर है, उसको आप इजीली कट करके निकाल सकते हो। क्या मैलिग्नेंसी वाले को निकाल सकते हो? नहीं, क्योंकि वो तो स्प्रेड करता जा रहा हो सब जगह। तो मोस्ट कॉमन जो डेथ होती है वो मैलिग्नेंट वालों में होती है एज कंपेयर टू बिनाइन। अगर बिनाइन, और हम ये अभी पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूमर्स में देखेंगे कौन सा ट्यूमर बिनाइन है कौन सा मैलिग्नेंट है। तो ये भी हम ट्यूमर्स में अलग अलग चल के क्लियर करते जाएंगे। अब ट्यूमर्स दो टाइप से आपको हो सकते हैं। बोले क्या? एक तो वो ट्यूमर्स हो सकता है जो विद इन आपके स्पाइन में ही हो रहा हो। अब स्पाइन में कहा? बोले स्पाइन की, चाहे वो स्पाइन में या स्पाइन के सराउंडिंग में, तो उसको तो आप बोल दोगे प्राइमरी ट्यूमर। क्या बोलोगे कि ये प्राइमरी ट्यूमर है क्योंकि इसका ओरिजिन ही यही है। अब ये यहां से भले कहीं और चला जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम पर स्पाइनल ट्यूमर रहे हैं। तो हमारे लिए वो प्राइमरी होगा जो विद इन स्पाइन या स्पाइन के सराउंडिंग में होगा, जो उससे स्ट्रक्चर रिलेट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा ट्यूमर जो भाई बाहर और कहीं हो गया, वो स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करके आ गया, जैसे बहुत कॉमन ब्लड का ट्यूमर हो, ब्लड कैंसर हो, माइलोमा। माइलोमा क्या है कि वो माइलोमा क्या होता है? प्लाज्मा सेल्स का ट्यूमर होता है। प्लाज्मा सेल के अंदर भी डब्ल्यूबीसी का ट्यूमर होता है। अब डब्ल्यूबीसी कोई ऐसी चीज तो है नहीं, डब्ल्यूबीसी तो सब जगह जाएगी, ब्लड तो सब जगह जाएगा। तो वो हो सकता है कहीं का भी ट्यूमर जो स्प्रेड करके स्पाइनल कॉर्ड में आ जाए, स्पाइन में आ जाए, स्पाइन में आ जाए। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड क्यों नहीं बोलना? क्योंकि स्पाइन में स्पाइनल कॉर्ड भी आ जाएगी, सीएसएफ मेनिंजेस सब आ जाएंगे। तो स्पाइन में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर। और या मेटास्टेटिक। मेटास्टेटिक का मतलब होता है कि क्या मेटास्टेट करके, यानी फैल के आया है कहीं से, था ये इसका ओरिजिन और कहीं है मगर वो फैल के यहां आया। तो प्राइमरी ट्यूमर्स ऑरिजिनेट इन द स्पाइन एंड मेटास्टेटिक और जो मेटास्टेटिक या सेकेंडरी ट्यूमर्स हैं रिजल्ट फ्रॉम कैंसर स्प्रेडिंग फ्रॉम एनोदर साइड टू द स्पाइन, या तो स्पाइन के कोई दूसरे साइड से, और या मोस्ट कॉमन होता है कि ब्लड से आ जाते हैं, मोस्ट कॉमन ब्लड वाले आके इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर कोई ऐसे रीजन जो बिल्कुल, जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ये आपके वर्टिब्रास है, ऐसे एरिया जो उससे बिल्कुल लगे हुए, एब्डोमेन का एरिया बहुत कॉमन होता है तो इजीली इसमें ट्रांसफर कर जाता है।
इजीली जो एब्डोमेन के आसपास के वाले ट्यूमर होते हैं उनके लिए बहुत इजी एरिया हो जाता है, पीछे वर्टिब्रा उसके रहती है और पीछे उसके एकदम कनेक्टिविटी में होता है और स्पाइन में पहुंच जाता है। एब्डोमेनल के ट्यूमर्स में बहुत कॉमन होता है ये। तो वैसे ट्यूमर जो और कहीं ओरिजिनेट हुए थे मगर स्प्रेड करके कहाँ गए, स्पाइन में, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्यूमर या मेटास्टैटिक स्पाइनल ट्यूमर्स। तो 2 नंबर में ये डेफिनेशन आ सकती है, व्हाट इज मेटास्टैटिक स्पाइनल ट्यूमर या व्हाट इज प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर। तो वहां आपको ये 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो बिल्कुल लाइन टू लाइन रहते हैं। अब इसका टाइप्स ऑफ इंसिडेंस देखते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अगर आप ये लिख के आते हो तो जो मार्क्स देने वाला होता है ना वो क्लियर कट आपको बिल्कुल मार्क्स दे देता है। क्यों? क्योंकि उसको समझ आ रहा है कि आपको जब इतना परसेंटेज वाइज और ये सब याद है। बोले ये क्या है, बोले ये ट्यूमर्स है। एडल्ट्स में 4 ट्यूमर होते हैं और चिल्ड्रन में 7 ट्यूमर होते हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, स्पाइन कॉर्ड को अफेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करते हैं। मेनिंजियोमा बोले मेनिंजिस का, स्वानोमा बोले श्वान सेल का। इसी तरीके से एपिंडोमा, जो आपका एपिंडोमा और एस्ट्रोसाइटोमा है ना, ये दोनों उसके टाइप है। किसके टाइप है, बोले माइलोमा। जब माइलोमा पढ़ेंगे ना अभी हम माइलोमा, तो उसके अंदर हम देखेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम ये दोनों टाइप अभी आगे चल के देखेंगे। फिर ये एपेंडम और एस्ट्रोसाइटोमा मोस्ट कॉमन बच्चों में होता है और एपिंडियोमा मोस्ट कॉमन एडल्ट्स में होता है। परसेंटेज वाइज भी देख लो, ये परसेंटेज लिखी हुई है कि एडल्ट्स में मेनिंजियोमा 29% मिलता है, 10% बच्चों में मिलता है। स्वानोमा 24% एडल्ट में होता है, 24% चिल्ड्रन। यानी स्वानोमा क्या, स्वान सेल्स का। स्वान सेल्स क्या होती है, जो हमारी नव की माइलेटेड सीट बनाती है। फिर माइलेट सीट क्या होती है, अगर आपने नव देखी हुई है, नव की माइलेट सीट देखिए तो वो क्या है, वो नव का कंडक्शन कराती है। माइलिन सीट ये क्या कराती है, ये नर्व का कंडक्शन कराती है। कोई भी नर्व है, अब इस पे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जानी है वो इसी के थ्रू जाती है। ये पूरा नर्व सेल्स है। अब कोई भी एक इंपल्स है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना है तो वो किसके थ्रू करती है, वो करती है माइलिनेट सीट के थ्रू। ये माइलिन सीट होती है। अब ये माइलिन सीट बनती किससे है, ये बनती है स्वान सेल से। स्वान सेल से अगर उस सेल का ट्यूमर हो जाए तो उसे बोला जाता है स्वानोमा। क्या बोला जाता है, श्वानोमा। तो उसमें क्या होंगे, आप बिल्कुल आप समझ सकते हो कि भैया फिर इलेक्ट्रिकल नर्व कंडक्शन बंद हो जाएंगे, नर्व डैमेज होने लग जाएंगी। तो ये किसका था, ये था माइलिन सीट का ट्यूमर। एपिंडोमा और एस्ट्रोमा मैंने क्या बताया, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। एपिंडोमा होता है मोस्ट कॉमन। ये दोनों एक ही ट्यूमर के अलग अलग टाइप है। अगर बड़ों में हो, ठीक है, अलग अलग टाइप है, अलग अलग जगह पे होते हैं, लेकिन एक ही ट्यूमर के टाइप है। इसको आगे देखेंगे। एपिंडोमा 23% एडल्ट में होता है, 10% बच्चों में होता है, और एस्टियोमा बच्चों में बहुत होता है, 24% बच्चों में। फिर कुछ और ऐसे ये 3 ट्यूमर से याद रखना, ये 3 ट्यूमर बच्चों में भी मिलते हैं। मैलिग्नेंट ग्लायोमा 10% मिलता है, लिपोमा 10% और गैंग्लियोग्लायोमा। इन अभी ये सारे ट्यूमर्स को हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिल्कुल एक एक करके इनको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही करना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है कि कितने परसेंटेज किसमें, किस ट्यूमर में, एडल्ट में कितने परसेंट होता है प्लस बच्चों में कितने परसेंट होता है। हमारा पहला ट्यूमर है मेटास्टेटिक ट्यूमर। नाम में ही समझ आ रहा है, मेटास्टेटिक ट्यूमर क्या, वो ट्यूमर जो फैलेगा। मेटास्टेटिक ट्यूमर क्या, दो स्पाइनल ट्यूमर्स विच आर स्प्रेडिंग इन नेचर। अब इसके अंदर बहुत सारे ट्यूमर आ सकते हैं। तो पहले हमारे होते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर। तो मेटास्टेटिक ट्यूमर का मतलब क्या, it is a those tumor which are spread into spinal cord but is originate from different part of the body। कहीं और कहीं से ओरिजिनेट होकर जो ट्यूमर स्पाइनल कॉर्ड में आ जाते हैं उनको बोला जाता है मेटास्टेटिक ट्यूमर। इसलिए इनका कोई स्पेशल नाम नहीं दिया। अभी आप सोच रहे हो कि बाकी सबके तो जैसे मेनिंजियोमा का मेनिंजाइटिस था, स्वानोमा का स्वान सेल्स में, तो इसका कोई अलग से नाम क्यों दिया, इसको मेटास्टेटिक ट्यूमर बोल के क्यों छोड़ दिया। क्योंकि मेटास्टेटिक तो एक डेफिनेशन है कि दोस ट्यूमर विच आर स्प्रेडिंग इन नेचर आर कॉल्ड मेटास्टेटिक ट्यूमर। तो फिर ये स्पाइनल कॉर्ड में कैसा है, क्योंकि इनको मेटास्टेटिक ट्यूमर साथ दोस ट्यूमर जिनकी ओरिजिनलिटी लोकेशन कहीं और है वहां से स्प्रेड होकर स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटास्टेटिक ट्यूमर। इसलिए स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इनका कोई नाम नहीं है। वो जिस जगह पे ओरिजिन होंगे वहां उनका कोई नाम होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। हम अभी यहाँ स्पाइनल कॉर्ड पढ़ रहे हैं। ये ओवरऑल आप कैंसर पेशेंट्स जो ओवरऑल अगर जिनको कैंसर होता है उसका 5% तो मेटास्टेटिक ट्यूमर ही होता है। यानी जितने, क्योंकि कहीं भी ट्यूमर हो हमें पता है कैंसर्स मोस्ट कॉमनली फैलने वाले होते हैं, तो मोस्ट कॉमनली 5% तो कैंसर्स स्पाइन को अफेक्ट
करते ही करते हैं बॉडी में कहीं भी हूं, ठीक है। और स्टार्टिंग के 50% एडल्ट में आपको एक्यूट माइलोपैथी देखने को मिलेगी। एक्यूट माइलोपैथी बहुत बड़ा साइन है जहां आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अच्छा हमारी जो स्पाइन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिसफंक्शन होने लग गई है। एक्यूट माइलोपैथी का मतलब, एक्यूट का मतलब तो पता है, एक्यूट स्टेज माइलोपैथी का मतलब होता है डिसफंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब डिसफंक्शन में क्या होगा आपको पता है, सारे एबनॉर्मल सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन हो रही है, वीकनेस हो रही है, टिंगलिंग सेंसेशन आ रहे हैं, नमनेस है नहीं, कितने इजिली फैटिग हो रहे हैं, टेंडरनेस हो रही है, पेन है, वीकनेस है, ये सारे क्या, ये तो नॉर्मल सिम्टम्स है कि कोई भी अगर स्पाइनल कॉर्ड का जब ट्यूमर लिखोगे उसके अंदर हम जब सिम्टम्स लिखने जाएंगे तो 10-12 सिम्टम्स तो ऐसे ही हैं जो सारे में होंगे, मगर किसी पर्टिकुलर वाले पार्ट में जो अलग अलग उनके जो दो तीन सिम्टम्स रहेंगे बस उन्हें याद रखना है, बाकी सब में हेडिंग कॉमन रहेंगी। आपको तो सिर्फ उस ट्यूमर का इंट्रो याद करना है कि वो ट्यूमर है क्या, बाकी सारी उनके अंदर की चीजें 90% सब ट्यूमर में सेम होंगी, इसलिए उसको वो सारी 90% चीजें हम सिर्फ एक ट्यूमर में पढ़ेंगे, बाकी सब में हमें सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। जो अलग से इंपॉर्टेंट चीज है उनको हम अलग तो देखेंगे, बाकी जो कॉपी पेस्ट वाली है वो हम एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला कि 50% केसेस एडल्ट में एक्यूट माइलोपैथी देखने को मिल जाती है, तो ये बहुत बड़ा साइन भी हो जाता है कि अच्छा आपकी स्पाइन कॉर्ड अफेक्ट हो रही है, मतलब आपकी स्पाइन अफेक्ट हो रही है। प्राइमरी साइट कहां हो सकती है, फिर वही बात आ गई, मैंने बोला ना कि ये भैया ये मेटास्टैटिक ट्यूमर तो प्राइमरी साइट तो उनकी स्पाइन कॉर्ड हो ही नहीं सकती, स्पाइन हो ही नहीं सकती, तो कहां होंगी, कोई भी जगह हो सकती है, ब्रेस्ट, लंग, प्रोस्टेट ग्लैंड, किडनी, माइलोमा, कहीं भी। माइलोमा क्या, माइलोमा मतलब क्या, कैंसर ऑफ ब्लड कैंसर, और ब्लड कैंसर से भी अगर परफेक्ट बोलो प्लाज्मा का कैंसर, उससे भी परफेक्ट बोलना है तो डब्ल्यूबीसी का कैंसर, डब्ल्यूबीसी का कैंसर को माइलोमा बोला जाता है, ठीक है। और भी कई एब्डोमेन कैंसर, जितने आपको कैंसर के नाम यहाँ लिख दो, कहीं का भी कैंसर स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल कर सकता है, जो मेटास्टैटिक है वो ट्रेवल करके इजिली आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेटास्टैटिक साइट में देखो जो सबसे कॉमन साइट होती है, सबसे कॉमन अगर साइट होती है किसी भी स्पाइन में घुसने के लिए, तो देखो हमें पता ही अलग अलग साइट से, बोले क्या क्या, बोले इस तरीके से होता है, ये हमारा सर्वाइकल है, ये हमारा थोरेसिक होता है, ये हमारा लंबर होता है, और ये हमारा नीचे सैक्रल पार्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या है, ये हमारा है पूरा, हाँ ठीक है। तो क्या ये सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर और हमारा नीचे सैक्रल वाला पार्ट, तो हम क्या, जो मोस्ट कॉमन जगह होती है, जो मोस्ट कॉमन जगह है वो होता है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक क्यों भैया, थोरेसिक रीजन क्यों है, आप इसको वैसे भी देख लो, क्योंकि सर्वाइकल में 7 वर्टिब्रा होती हैं, थोरेसिक में 12 होती हैं, लंबर में 5 होती हैं और सैक्रल में 5। अब सैक्रल वाला तो ऐसे ही चला गया क्योंकि ये सैक्रल वाला पार्ट तो बिल्कुल एब्डोमेन के नीचे हो जाता है, वहां तो कोई ऑर्गन वगैरह वैसे भी नहीं पहुंच रहे, तो ये कम वो हो गया। सैक्रल वाले पार्ट नेक के ऊपर पहुंच गया तो वहां इतने ऑर्गन्स वैसे भी नहीं आ रहे, तो सबसे ज्यादा एक्सपोजिंग और सबसे ज्यादा क्वांटिटी बड़ा कौन सा स्ट्रक्चर रह गया, थोरेसिक, जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड है हमारे ऑर्गन्स के लिए, तो वहां पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो इजीली ट्रेवल कर सकती है स्पाइन में। तो थोरेसिक वर्टिब्रा मोस्ट ऑफ्टन इन्वॉल्वमेंट, यानी कोई भी अगर मेटास्टैटिक ट्यूमर आएगा जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर करेगा, उसके लिए मोस्ट जो सुटेबल जगह है वो कौन सी जगह है, वो थोरेसिक वर्टिब्रा, ये याद रखना है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा मोस्ट ऑफ्टन इन्वॉल्व, और याद करने वाली बात भी नहीं, हम वैसे भी समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑर्गन्स के लिए सबसे ज्यादा प्रोन जगह हो गई, यहाँ पर सबसे ज्यादा उसको ऑर्गन्स भी मिलेंगे और एक लार्ज एरिया है, 12 वर्टिब्रा है, बाकी सबकी कम कम है, ठीक है। तो मेटास्टेट लेकिन हो कहीं भी सकता है, ये अब मतलब मैंने फिर बोला, मैंने क्या बोला, मोस्ट कॉमन जगह थोरेसिक वर्टिब्रा है मगर वो कहीं से भी सकता है और कहीं भी मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई नहीं है, वो सर्वाइकल, लंबर, सैक्रल कहीं से हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जगह थोरेसिक है, ठीक है। अकर एट एनी साइड और मे बी मल्टीपल, कहीं भी हो सकता है और कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेंगे, क्लिनिकल फीचर्स मैंने फिर वही बोला, सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर्स मतलब क्या होते हैं, सिम्टम्स, क्या क्या नजर आएगा, बोन पेन, टेंडरनेस, ऑटोनोमिक, ये ऐसे हैं जो सब में लिख के आने हैं। अब ऑटोनोमिक डिसफंक्शन आपने एक वर्ड लिख दिया, व्हाट इज ऑटोनोमिक डिसफंक्शन, बोले ऑटोनोमिक डिसफंक्शन को एक वर्ड से और बोला जाता है, डिसऑटोनोमिया। डिसऑटोनोमिया इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट इज अ डिसफंक्शन ऑफ नर्व दैट रेगुलेट्स नॉन वॉलेंटरी बॉडी फंक्शन। कौन सी, जो आपकी नर्व्स जा रही हैं, जो आपके हाथ जो जो कौन सा काम कराती है, नॉन वॉलेंटरी,
जो काम आप नहीं करते, क्या बोले, हार्ट रेट, बोले बीपी, स्वेटिंग, ये क्या आपके हाथ में, ये वॉलेंट्री एक्शंस तो है नहीं, ये नॉन वॉलेंट्री एक्शंस हैं। तो ऑटोनोमिक डिसफंक्शन के अंदर ऑटोनोमिक काम, ऑटोनोमिक जो खुद से चल रहे हैं, जो काम खुद से चलते हैं, वो क्या उनका डिसफंक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी बीपी एबनॉर्मली फ्लक्चुएट्स कर रही है, हार्ट रेट एबनॉर्मली हो गया, यानी डिसएर्थमिया हो गया है। एर्थमिया क्या होता है, डिसएर्थमिया मतलब क्या, डिस्टरबेंस इन हार्ट रेट, हार्ट बीट अलग हो जाती है, कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है, कोई रीजन नहीं है। तो ये बहुत बड़ा रीजन बन सकता है उसके लिए कि कहीं क्या स्पाइनल ट्यूमर ना बन रहा हो, ऑटोनोमिक डिसफंक्शन। और क्या लिख सकते हो, जितने भी आपको ध्यान आए, जितने भी पेन, वीकनेस, नमनेस, टिंगलिंग, टेंडरनेस, इन्फेक्शन, ये सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आप सारे लिख के आ सकते हो। क्योंकि वीकनेस, ये सेंसेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि भैया नर्व तो इन्वॉल्वमेंट होनी है। अब स्पाइन का ट्यूमर है तो सीधी सी बात है नर्व इन्वॉल्व होती है। अब नर्व जहां की इन्वॉल्व हो जाएंगी वो स्ट्रक्चर्स खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई जगह तो है नहीं कि पर्टिकुलर कहां, तो ओवरऑल नर्व खराब हो रही, तो ओवरऑल आप सारे सेंसरी लॉस लिख दो, सारे मोटर लॉस लिख दो, तो जितने भी याद आए लिख दो। यही तो मैं आपको हर न्यूरो के चैप्टर में बोलते आ रहा हूँ कि इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको ये होती है कि आपको चीजें क्लासिफाई करके इतनी ज्यादा नहीं लिखनी होती कि अरे ये इसमें लिखोगे बाकी लिखो गलत हो जाएगा। इसमें कुछ भी लिख दो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कुछ भी पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं। मगर हाँ, जो एक तो इंपॉर्टेंट है किसी सब हेडिंग में, जैसे अलग और पढ़ेंगे उनमें एक दो सब हेडिंग में कुछ अलग पॉइंट मिलेगी, उनको लिखना बहुत जरूरी होता है। बाकी आप कुछ भी लिखो। तो क्लिनिकल फीचर्स हमने अभी एक बार ही पढ़ लिए। अब हम ओवरऑल सब में यही लिख के आने वाले हैं, बस जो उनके लिए एक दो अलग अलग होंगे उनको पढ़ेंगे। बार बार हम क्लिनिकल फीचर्स नहीं पढ़ेंगे, इसलिए अभी यहां पढ़ के अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी सब में तो इंट्रोडक्शन, इन्वेस्टिगेशन सब में सेम होगी। एमआरआई कराओ, एमआरआई कराओ, लेकिन सब में आपको अलग अलग मिलेगा। जैसे एमआरआई कराओगे, क्योंकि आपको करानी कहां है, आपको ट्यूमर्स कौन से देखने, स्पाइनल ट्यूमर, तो स्पाइनल ट्यूमर्स देखोगे कैसे, एमआरआई में तो देखोगे, है ना। अब बाकी आप ब्लड रिपोर्ट ये सब करा रहे हो वो कहीं के ट्यूमर के लिए भी करा लो। इन्वेस्टिगेशन में वैसे आप कोई भी ब्लड, क्या बोलते हैं, सीबीसी वगैरह भी करा सकते हो, सीबीसी वगैरह नॉर्मल और 3-4 लिख के आ जाओ, सीबीसी लिखे आओ, सीटी स्कैन लिखे आओ, अल्ट्रासाउंड लिखे आओ। इन्वेस्टिगेशन में भी जितने पॉइंट आपको याद आते ना लिख दो, एक्सरेज लिख दो, एक्सरे में भी एबनॉर्मलिटी चेंजेस नजर आएंगे आपको। बोले सीबीसी में क्या नजर आएगा, बोले डब्ल्यूबीसी एक्सट्रीम बढ़े हुए नजर आएंगे, क्योंकि हमारे बॉडी में कुछ भी गड़बड़ हो सीबीसी डब्ल्यूबीसी तुरंत बढ़ जाते हैं तो डब्ल्यूबीसी कुछ ज्यादा ही बड़े नजर आएंगे। तो वो ये सारी चीजें हमें इन्वेस्टिगेशंस में सब में लिखनी है। क्या क्या लिख सकते हैं, बोले एमआरआई लिख दिया, सीबीसी लिख दो, और जितने मोस्ट कॉमन है बोले अल्ट्रासाउंड लिख दो, सीटी स्कैन लिख दो, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके एमआरआई में आपको जनरली देखने को मिलेगा एक्स्ट्रा ड्यूरल कंप्रेशन। अभी बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक्स्ट्रा ड्यूरल कंप्रेशन क्यों, इसलिए क्योंकि एक्स्ट्रा ड्यूरल का मतलब होता है एपीड्यूरल। एक्स्ट्रा ड्यूरल मतलब एपीड्यूरल। अब मैं आपसे एक ही बात पूछूंगा, क्या कि बोले ये तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, बाहर आपकी होती है ये मेनिंजेस, ठीक है। अगर कोई भी ट्यूमर आएगा तो वो सबसे पहले किसको अफेक्ट करेगा, बाहर वाले स्ट्रक्चर्स को, अंदर वाले को, बिल्कुल बाहर वाले को करेगा। तो ये जो बाहर मेनिंजेस है ये सबसे पहले अफेक्ट होगी, और मेनिंजेस से ये सबसे बाहर कौन सी होती है, ड्यूरा, पाया, देन एर्कनॉइड। तो ड्यूरा मैटर, इसलिए बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ड्यूरा, यानी एक्स्ट्रा ड्यूरा का मतलब ही इपीड्यूरल होता है। यानी क्या, ड्यूरा मैटर सबसे पहले उसका कंप्रेशन नजर आएगा, क्योंकि बाहर वाली चीज सबसे पहले अफेक्टेड दिखेगी आपको। तो जो आपकी ड्यूरा मैटर है उसका कंप्रेशन आपको सबसे पहले नजर आने वाला है ये इन्वेस्टिगेशन में। ये किसके इन्वेस्टिगेशन में लिखना है, ये इस वाले में है ना, मेटास्टैटिक वाले में। बाकी अल्ट्रासाउंड से भी ये सब में लिखा जाओ, एमआरआई भी सब में लिखना है, लेकिन उसमें क्या स्पेशल दिखना है एक लाइन में, वो हम सब में अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी कॉमन सब में एक ही लिखना है। मैनेजमेंट क्या, मैनेजमेंट आपको जो भी मैनेजमेंट लिखोगे वो आप स्पाइनल कॉर्ड को याद करते हुए लिखोगे, स्पाइनल कॉर्ड को रिलेट करते हुए, ठीक है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, ये तो आपको लिखना ही है, ये तो कैंसर के लिए है ही है। रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, हर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में लिखना है। मगर स्पाइनल कॉर्ड के लिए स्पेशल क्या लिखना है, हर बार पढ़ के आ रहे हो, अभी तक पढ़ के आ रहे हो, बोले डीकंप्रेसिव लेमिनोटॉमी। क्यों, आपको अगर ट्यूमर हो रहा है और ट्यूमर अगर इस कोई पर्टिकुलर जगह पे है उसको निकालना है, तो आपको क्या पहले लेमिनोटॉमी करना पड़ेगा। कल पढ़ाया था लेमिनोटॉमी कि एंटीरियर वाला पार्ट था, ये क्या बॉडी है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, स्पाइनस प्रोसेस होती है, और ये ट्रांसवर्स, मतलब यहां से लेमिना एंटीरियर को पोस्टीरियर से जोड़ के रखता है, ये हटा देते हैं। इससे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड को जगह मिल जाती है, यानी ट्यूमर को जगह मिल जाती है फैलने के लिए। मतलब ट्यूमर अगर दबेगा
तो वो किसको दबाएगा, वो स्पाइनल कॉर्ड को दबाएगा, और स्पाइनल कॉर्ड दबेगी तो सिम्टम्स आपके लिए वर्स्ट, बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाएंगे। तो हमें पहले उसके लिए जगह बनानी है, और जगह बनाने के बाद फिर हम उसको निकालेंगे। तो डीकंप्रेसिव लेमिनोटोमी हम कल पढ़ के आए थे, फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी। यानी पहले रेडियोथेरेपी क्या होता है, रेडियो माने रेडिएशन की थेरेपी। अगर आप ये पार्ट नहीं हटाओगे तो ट्यूमर पे डायरेक्ट रेडिएशन पड़ेगी कैसे, क्योंकि ये पार्ट तो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। तो आप पोस्टीरियर पीछे की तरफ से आप ये वाला पार्ट हटा देते हो, ट्यूमर आपके सामने है, अब आप उस पर रेडियोथेरेपी कर सकते हो। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्पाइनस प्रोसेस अगर पूरा नहीं निकालना, क्योंकि देखो लैमिना में तो ट्रांसवर्स प्रोसेस भी जा रही है, अगर पूरा नहीं निकालना तो फिर आप सिर्फ और सिर्फ स्पाइनस प्रोसेस निकाल के देख लो, अगर आपको उसमें ट्यूमर क्लियर हो जाए। क्यों फिर ट्रांसवर्स प्रोसेस भी फालतू में निकालो। तो बोले क्या, तो बोले ये इस तरीके से ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये स्पाइनस प्रोसेस है, और ये आपकी बॉडी है। तो अगर ना चाह के अगर अपना काम इससे चल रहा है तो अपन क्या निकाल सकते हैं, बोले आप सिर्फ ये निकाल लो, इतना पार्ट, बोले स्पाइनस प्रोसेस आप निकाल लो। इससे क्या हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल इस तरीके से अगर ट्यूमर इस जगह पे प्रेजेंट है तो वो इस ट्यूमर अगर इस जगह पे प्रेजेंट है तो वो आपके लिए रेडियोथेरेपी के लिए ओपन हो गया। अगर ट्यूमर का साइज बड़ा है या फिर और कहीं जगह पे, तो फिर आप पूरा का पूरा लेमिना निकालो। तो इन दोनों में अंतर समझना है कि लेमिनोटोमी में क्या अंतर होता है और स्पाइनस प्रोसेस की टोमी में क्या अंतर होता है। ठीक है लेकिन ये आपको इंस्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कराएंगे। देखो भले आप इनको निकाल दो, ये आपको क्या प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चला रही हैं, आपके बॉडी का पोस्चर मेंटेन करके रखी है, सब कुछ मेंटेन करके रखी है, आप इरेक्ट पोजीशन में सब कुछ आपका पूरा बैलेंस बना के रखी है। आपके वेट ट्रांसफॉर्म करने में कौन हेल्प करता है, आप इतना वेट लेके वो ग्रेविटी में कौन ट्रांसफॉर्म करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो सब कुछ करती है। अगर आप इन वर्टिब्रा से इनको निकालोगे तो इसकी स्टेबिलिटी तो बिगड़नी है ये, यानी वो तो नॉर्मल सी बात है कि रिमूवल ऑफ स्पाइनल प्रोसेस एंड लेमिना इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, वो तो होना है। तो हमने मैनेजमेंट में दो चीजें देखी, बोले लेमिनोटोमी और स्पाइनस प्रोसेस निकाल के फिर हम रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी भी आप इसमें लिख के आ सकते हो। कैसे करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स होती है। जो इसमें टेक्निक्स है ना, ये आप फाइनल ईयर में बहुत एकदम अच्छे तरीके जब आप पढ़ोगे ना कार्डियो, उसमें एक एक करके अच्छे से पढ़ोगे। लेकिन इसमें अभी आप नाम समझो अच्छे से। एक होता है एंटीरियर ट्रांसथोरेसिक डीकंप्रेशन, ट्रांसथोरेसिक का इसमें क्या होता है पीछे, और एक होता है पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच। दो अप्रोच होती हैं, दोनों अप्रोच को एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, तो आपको डायग्राम से फिर भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक होता है एंटीरियर ट्रांसथोरेसिक डीकंप्रेशन, ये इस तरीके से करते हैं। ठीक है, पीछे की तरफ से आपको उस तरीके से काट के एंड ट्रांसथोरेसिक, थोरेसिक के बिल्कुल पास पहुंच जाते हो। बिल्कुल इसमें क्या, बिल्कुल जैसे थोरेसिक के जस्ट पीछे। इसमें इधर उधर से नहीं करते, ना इधर से करते हैं ना इधर से करते हैं, बिल्कुल सेंटर्ड वाले पार्ट से करते हैं, इसलिए बोलते हैं एंटीरियर ट्रांसथोरेसिक, बिल्कुल एकदम सेंटर वाले पार्ट से। वहीं आप जो दूसरी वाली देखोगे पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच, उसमें साइड से करते हैं। उसमें कैसे करते हैं, उसमें इस तरीके से करते हैं। उसमें जो करने का तरीका होता है वो उस तरीके से होता है इसमें साइड में लिटा के करते हैं। ठीक है, अलग अलग सर्जरीज होती है, इसमें आपको जनरली क्या है साइड में लिटा के करते हैं। ये दो टाइप की सर्जरीज होती है। ये दोनों किसके लिए है, क्योंकि हमें वर्टिब्रा तक पहुंचना है। अब वर्टिब्रा तक या तो आप पीछे से खोल के पहुंच सकते हो, कि पीछे से यहां से खोल के वर्टिब्रा पे पहुंच सकते हो, या फिर आप यहां से पहुंच सकते हो। तो यहां से आपको रिब्स हटानी पड़ेगी, इसमें तो आपको रिब्स नहीं हटानी पड़ेगी, क्योंकि रिब्स आके ज्वाइन यहाँ हो रही है, तो यहाँ आपको फिर भी बस स्पाइनस प्रोसेस हटानी पड़ेगी, बाकी स्पेस आपको ऊपर मिल जाएगा, मगर इसमें आपको रिब्स हटानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप यहाँ करेंगे तो रिब्स आपके सामने सबसे पहले आएंगी तो क्या, एक होती है एंटीरियर ट्रांसथोरेसिक डीकंप्रेशन, एक होती है पोस्टीरियर लेटरल अप्रोच। ठीक है, कोस्टो ट्रांसवर्सटोमी। अब देखो, अब इस वाले पोस्टीरियर वाले में इसको कोस्टो ट्रांसवर्सटोमी भी बोलते हैं, और इसमें आपको बहुत सारी रिब्स हटानी पड़ती हैं। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसवर्स प्रोसेस होती है, आप इसको ट्रांसवर्सली करते हो, तो आपके सामने रिब्स सारी आती है, यानी सेवरल रिब्स आर रिसेक्टेड अलोंग विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये दो टेक्निक्स के नाम याद रखने। ये अभी आप ओवरऑल पढ़ रहे हो, मैं फिर बता रहा हूं। अभी जब आप आगे देखोगे तो मैं सिर्फ इंट्रो पढ़ाऊंगा, बाकी आपको ये सबको लिख के आना है। एंटीरियर ट्रांसथोरिक डीकंप्रेशन बहुत अच्छे से पार्ट डीप में करके फाइनल ईयर में है। पोस्टीरियर लेटरल के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, पोस्टीरियर लेटरल होता है, एंटीरियर लेटरल होता है ना, एक आपके एक्सिला के नीचे वाले होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप से होते हैं, वो फाइनल ईयर में कंप्लीट करके जब कार्डियो पढ़ोगे। अभी तो सिर्फ आप इतना समझ लो कि किसको क्या होते हैं वहां पे। अभी तो आपको सिर्फ
नाम मेंशन करके आना है और कुछ मेंशन नहीं करना। लेमिनोटॉमी तो आप समझ ही गए, लेमिनोटॉमी क्या, रिमूवल ऑफ द लेमिना या स्पाइनस प्रोसेस को हमें हटाना है। ये हमारा था पहला कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोले मेटास्टेटिक ट्यूमर। अब हम पढ़ेंगे माइलोमा। माइलोमा क्या है, माइलोमा में अभी आपको दो बार नाम बता चुका हूं कि ब्लड कैंसर है ना, और ब्लड कैंसर से भी प्लाज्मा, और प्लाज्मा में भी WBC के कैंसर को बोलते हैं माइलोमा। ये कैसा होता है, ये भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ये भी कैसा होता है, मैलिग्नेंट होता है। ये भी मैलिग्नेंट होता है ट्यूमर। जो बिनाइन होगा मैं बता दूंगा, ये भी मैलिग्नेंट है, और जो भी इससे पहले पढ़ के आए वो भी क्या थे, वो भी मैलिग्नेंट है। ये होता ब्लड में, फिर वहां से ये सब जगह पहुंच जाता है। बोले कैसे पहुंच जाता है, कि ब्लड तो सब जगह जाना है, कोई भी आपकी कोई भी बोन्स हो, रिप्स हो, कुछ भी हो, सब जगह पहुंचना है। तो माइलोमा इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं, माइलोमा को एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा, मल्टीपल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इतनी जगह फैल जाता है ना, इसकी कोई हद नहीं है। अब आपको सोचो कि आपके बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म कौन है, आपकी बॉडी में आपको डिफेंस कौन करता है, बोले WBC। अगर उसका ही हो जाए तो बोले ये कितना खतरनाक हो सकता है। इसमें डेथ बहुत कॉमन होती है और आपकी पूरी बॉडी को खराब कर देता है, क्योंकि जो लड़ने वाला है आप उन्हीं का कैंसर कर दिया, यानी उन्हीं को ही खराब कर दिया जो आपको बचाने वाले हैं। इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल माइलोमा। दिस मैलिग्नेंट कंडीशन यूजुअली अफेक्ट ओल्डर एज ग्रुप, ये जनरली ओल्डर एज में होती है। ठीक है, और कैंसर्स के हमेशा याद रखना बहुत अननोन रीजंस होते हैं। कैंसर का कोई नोन रीजन अभी तक हमें प्रॉपर नहीं पता चला है, कोई भी कैंसर हो। ये मोर देन 80% तो कॉजेज हमें पता ही नहीं होते कि क्यों हो जाते हैं कैंसर। जेनेटिक रीजन माना है, एनवायरमेंट माना है, और भी भाई बहुत सारे रीजन माने हैं, बहुत ड्रग वगैरह भी होते हैं, कुछ होते हैं, मगर मोस्ट कॉमन रीजन 80% तक तो हमें पता नहीं होती। 20% हम भले डिफाइन करते हैं कि इन रीजन से होते हैं। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है कि इट इज ऑफ्टन मल्टीफोकल। मल्टीफोकल का मतलब क्या होता है कि ये बहुत जगह पे मिलते हैं, इनकी बहुत सारी फोकाइज होती हैं, ये एक जगह पे नहीं इकट्ठे होके रहते ही। अब WBC जहां जहां पहुंचेगी वो वहां वहां पर उसका ट्यूमर करवा देगी। ये मल्टीफोकल मतलब क्या, बोले एक तो कैंसर था लेकिन जिस जिस जगह पे पहुंचेगी उसका ट्यूमर करवा देगी। बोले स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंची तो उसका ट्यूमर करा देगी, रिप पे पहुंचेगी तो उसका ट्यूमर करा देगी, स्कल पे पहुंचेगी तो उसका ट्यूमर करा देगी, किसी ऑर्गन पे पहुंचेगी पर्टिकुलर तो उसका ट्यूमर करा देगी। इसलिए इसको बोलते हैं मल्टीफोकल। है ये एक ट्यूमर लेकिन अभी डिफरेंट डिफरेंट इसने फोकाई बना के रखी है बहुत सारी, सब जगह पे जिस जगह पे पहुंचती है उस जगह का ये ट्यूमर करा देती है। इट इज डॉक्टर क्या क्या इन्वॉल्व हो सकते हैं, वर्टिब्रल बॉडी से, इसलिए पहले बोल रहे हैं क्यों, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं स्पाइनल ट्यूमर। अगर वर्टिब्रल बॉडीज अफेक्ट होंगी तो वो ही तो फिर अंदर ट्यूमर भेजेंगी किसमें, बोले मेनिंजेस में, और मेनिंजेस भेजेंगी स्पाइनल कॉर्ड में। इस तरीके से ट्यूमर अंदर की तरफ जाएगा माइलोमा में। पेल्विस, रिब, स्कल, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन बहुत कॉमन देखा गया है 15% पेशेंट में। और ये याद रखना, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन आपको सब में मिलेगा। और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन सबसे मोस्ट कॉमन उन ट्यूमर्स में ज्यादा मिलता है जो बाहर से आते हैं। क्यों, क्योंकि मैं आपको रीजन बता चुका हूं, कोई भी ट्यूमर हो, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है और ये आपकी प्रोटेक्टिव मेनिंजेस जा रही है, तो कोई भी ट्यूमर अगर बाहर से आएगा तो वो चीजों को अंदर की तरफ दबाएगा, क्योंकि ट्यूमर की अगर वो ग्रोथ होगी तो बाहर से ग्रोथ होगी, तो अपनी जगह बनाने के लिए इनको अंदर ढकेलेगा और ये स्पाइन कॉर्ड को दबाएंगे। तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन बाहर के ट्यूमर्स में मोस्ट कॉमन देखा जाता है। और सबसे बड़ी चीज उन ट्यूमर्स में भी देखा जाता है जो फैलते हैं, मतलब जो कैसे मेटास्टेटिक इन नेचर है, वो सारे के ट्यूमर्स में भी बहुत कॉमन कंप्रेशन देखने को मिलता है। तो क्या हमने क्या पढ़ा कि मोस्ट कॉमन विद माइलोमा, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन अगर 50% ऑफ पेशेंट विद माइलोमा, 15% देखा। मैनेजमेंट क्या रहेगा इनका, मैनेजमेंट फॉर मेटास्टेटिक ट्यूमर विद एडिशनल कीमोथेरेपी। अब इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रो पढ़ाया, अब आप इसमें क्या क्या जोड़ के आओगे, बोले इसमें हमने जितने भी ये सारे पढ़े, अब मैं इसमें इस तरीके से खोल देता हूं, इस तरीके से आप देख लो इसमें क्या क्या जोड़ना है। ठीक है, मेटास्टेटिक साइड, इसमें भी मोस्ट कॉमन, इसमें कोई मेटास्टेटिक साइड नहीं होती, इसमें सब जगह से, क्योंकि ब्लड किसी भी जगह से आ सकता है, तो मेटास्टेटिक साइड में आप सब लिख के आ सकते हो। कहीं से ब्लड है, कहीं से भी आ सकता है। क्लिनिकल फीचर्स,
ये सारे तो लिखने हैं, मगर 2-3 ऐड और करने हैं इसके लिए। बोले कौन कौन से, मैं अभी ऐसे बताऊंगा जो आप बोलोगे हाँ सर ये तो उसमें होने चाहिए। बोले कौन से, तो उसमें ब्रिटल बोन हो जाती है, बोन कमजोर हो जाती है, डेट हर्ट एंड ब्रेक्स मोर इजली। क्यों? क्योंकि ये बोन में सब जगह फैल जाता है, तो ये सारी बोन को कैसा कर देता है, एकदम कमजोर कर देता है। तो ब्रिटल बोन है, डेट हर्ट एंड ब्रेक्स मोर इजली। फीवर, इन्फेक्शन मिलना है भयंकर। अब इन्फेक्शन क्यों मिलना है आप समझ सकते हो, डब्ल्यूबीसी को गिरा रहे, वही प्रोटेक्ट करके रखते हैं, तो इजीली आप इन्फेक्टेड हो जाओगे, फीवर आएगा। और ब्लड का कैंसर है तो नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग वगैरह लिख के आनी है, ठीक है। नोज ब्लीडिंग, ब्रशिंग, ब्रशिंग का मतलब क्या होता है, ब्रशिंग का मतलब होता है कि आपके स्किन पर ऐसे ब्लड की लाइनिंग सी पड़ जाएंगी, ऐसे ब्लड की लाइनिंग पड़ जाएंगी। तो ये ब्लड की जितनी प्रॉब्लम है वो सब नजर आने वाली, क्योंकि कैंसर ही ब्लड का है। तो क्या, नोज ब्लीडिंग, ब्रशिंग, ब्लीडिंग गम्स,